हम आपको ये बताएंगे कि जब एक गुंडे और अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता है, जब सत्ता के साथ पार्टनरशिप हो जाती है, तब कैसे वो पूरे सिस्टम का मजाक बनाकर रख देता है। आज 55 दिनों के बाद पश्चिम बंगाल की पुलिस ने संदेशखाली के डॉन शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना के एक इलाके से गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस आज दिन भर अपनी खुद की पीठ थपथपाती रही, अपने आप को शाबाशी देती रही। लेकिन सच्चाई यह है कि आज जब शाहजहां शेख को बशीरहाट की एक अदालत में पेश किया गया तो उसकी अकड़ साफ दिख रही थी और जहां कोर्ट में गिरफ्तारी के बाद उसके कंधे झुके हुए होने चाहिए थे, वहां वो इस तरह से अकड़ कर चल रहा था जैसे उसे किसी का कोई डर नहीं। और शायद वो यही सोच रहा है कि वो आसानी से कुछ दिन जेल में रहकर फिर से बाहर आ जाएगा और फिर से सब कुछ पहले जैसा ही चलने लगेगा और वैसा ही सब हो जाएगा जैसा अब तक उसके इशारों पर सिस्टम नाचता आया है। अब आप ये देखिए कि शाहजहां शेख की गिरफ्तारी ने कैसे पश्चिम बंगाल पुलिस की पोल खोलकर रख दी है। पुलिस का कहना है कि शाहजहां शेख को उत्तर 24 परगना जिले के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया गया है और यह इलाका संदेशखाली इलाके से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर्स। इसका मतलब यह हुआ कि शाहजहां शेख पिछले 55 दिनों से संदेशखाली के आसपास ही छिपा हुआ था, इसी इलाके में छिपा था। लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार करने में 55 दिन लगा देती है और इससे बड़ा कोई और मजाक हो नहीं सकता। देखिए, ये व्यक्ति संदेशखाली इलाके में ही छुपा हुआ है, 30 किलोमीटर की रेंज में। और आज के जमाने में जहां पुलिस के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, सर्वेलांस के सारे उसके पास डिवाइसेस हैं, उसके बावजूद शाहजहां शेख को पुलिस ढूंढ नहीं पाई और वो वहीं छिपा हुआ था। एक और बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस शाहजहां शेख के एक इशारे पर 200 से ज्यादा लोगों की हिंसक भीड़ ने 5 जनवरी को ईडी की टीम पर जानलेवा हमला किया था, उसी शाहजहां शेख को आज पुलिस ने बड़ी आसानी से गिरफ्तार कर लिया। और आज जब पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो ना कोई तोड़फोड़ हुई, ना किसी ने पत्थरबाजी की, ना शाहजहां शेख के जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं या उसे बचाने वाले सैकड़ों गुंडे हैं, उन्होंने पुलिस पर हमला किया। यह गिरफ्तारी बड़ी आसानी से हो गई। यानी जब ईडी वाले पहुंचते हैं तो उन पर हमले होते हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल की पुलिस गई तो कुछ नहीं हुआ। इससे भी बड़ी बात यह है कि गिरफ्तारी के बाद शाहजहां शेख ने यह बात बड़ी ही आसानी से कबूल कर ली कि उसी ने ईडी की टीम पर हमला करवाने की साजिश रची थी। अब आप सोचिए, वो खुद ही ये बात कबूल कर रहा है कि ईडी के लोगों पर मैंने ही हमला करवाया है। और अब इसी मामले में अदालत ने शाहजहां शेख को 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है और यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे अब शाहजहां शेख ईडी की गिरफ्तारी से फिलहाल के लिए बच गया है। उसके पास 2 विकल्प थे, एक कि वो ईडी उसे गिरफ्तार करे कुछ ही दिनों के बाद, और दूसरा विकल्प यह था कि वो पश्चिम बंगाल पुलिस की कस्टडी में रहे। तो आपको यह बताएंगे कि ये शाहजहां शेख है कौन और इसे बचाने की इतनी कोशिशें आखिर क्यों हो रही हैं और इसकी अकड़ कम क्यों नहीं हुई, इस अकड़ के पीछे कौन है। शाहजहां शेख को संदेशखाली का डॉन कहा जाता है, लेकिन सच्चाई है कि शाहजहां शेख संदेशखाली में कहां से आया, इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां शेख बांग्लादेश से घुसपैठ करके पश्चिम बंगाल में आया था और वो शायद वर्ष 2001 से 2001 के बीच एक मछली पालन केंद्र में मजदूरी का काम किया करता था। यानी आज से लगभग 25 साल पहले ये एक मजदूर था जो एक मछली पालन केंद्र में मजदूरी करता था। इसके बाद ये सब्जियां बेचने लगा,
बाद में ये ईंट के भट्टे पर मजदूरी करने लगा और कहते हैं कि यहीं से इसने मजदूरों की एक यूनियन बनाई और इस यूनियन का नेता बनने के बाद ये तब सीपीएम में शामिल हो गया, क्योंकि उस जमाने में पश्चिम बंगाल में सीपीएम की सरकार थी और सबसे शक्तिशाली पार्टी सीपीएम थी। इसलिए हर बड़ा अपराधी और हर शक्तिशाली व्यक्ति सीपीएम के साथ दिखना चाहता था, क्योंकि ताकत वहीं थी। जब सीपीएम खत्म हुई और ममता बनर्जी का जमाना आया, तो ये ममता बनर्जी जब वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गई, तब ये टीएमसी में शामिल हो गया सीपीएम को छोड़कर, क्योंकि इसने देख लिया कि अब सत्ता यहां से वहां चली गई है और देखते देखते इसने हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली। आज इस अपराधी के पास 17 गाड़ियां हैं, 43 बीघा जमीन है, बैंक खातों में 2 करोड़ रुपए जमा है और इसकी कुल संपत्ति 2000 से 3000 करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरी करने वाले शाहजहां शेख के पास आज किसी चीज की कोई कमी नहीं है। आज संदेश खाली में इसके नाम पर सैकड़ों मछली पालन केंद्र हैं, सैकड़ों एकड़ जमीन इसके पास है, कई ईंट भट्टों का भी यह मालिक है और इसने संदेश खाली में बड़े पैमाने पर लोगों की जमीनों को हड़प लिया है। और यह बात हम सबूतों के आधार पर आज आपको बता रहे हैं। आज इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम ने संदेश खाली की कुछ सैटेलाइट तस्वीरों का अध्ययन किया, जिससे यह पता चला कि पिछले एक दशक में, यानी पिछले 10 साल में, जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनी है, तब से शाहजहां शेख संदेश खाली की सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि को गैर कानूनी तरीके से तालाब बनाकर इस्तेमाल कर रहा है और इनमें से बहुत सारे तालाबों पर शाहजहां शेख और उसके गुंडों का ही कब्जा है। उदाहरण के लिए वर्ष 2022 तक संदेश खाली पुलिस स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर कुछ मुट्ठी भर तालाब हुआ करते थे, बहुत थोड़े तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब यहां सारी जमीन पर कब्जा करके उस जमीन पर बड़े बड़े तालाब बना दिए गए हैं, उसे एक बहुत बड़े तालाब का रूप दे दिया गया है, जिसे हम वहां की भाषा में भेरी कहते हैं। और इन तालाबों पर कब्जा करके और जमीनें हड़प कर शाहजहां शेख ने अपना एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया है। और इससे भी बड़ी बात यह कि इस अपराधी ने गरीबों का राशन तक नहीं छोड़ा, वो भी गरीबों से लूट लिया। ईडी के मुताबिक पश्चिम बंगाल में गरीबों की मदद के लिए जो राशन वितरण योजना चलाई जा रही थी, उसका 30% राशन गरीबों को देने की बजाय टीएमसी के कुछ नेताओं ने बाजार में दुकानों पर बेच दिया और ऐसा करके 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया गया। और इस घोटाले में शाहजहां शेख ने सबसे अहम भूमिका निभाई है, जिसके लिए ईडी उसे अब गिरफ्तार करना चाहती है। और आपको याद होगा, इसी मामले में ईडी उसके घर गई थी छापा मारने के लिए, जब इसके गुंडों ने ईडी के अफसरों पर हमला कर दिया। इसके अलावा संदेश खाली की महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके 2 सहयोगी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं और इस मामले में उत्तर सरकार समेत 18 लोगों की गिरफ्तारी भी अब हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक संकट का नया ताजा अपडेट यह है कि राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के सभी 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिससे कांग्रेस की सरकार अब बच गई। और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू ही वहां पर मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उन्हें हटाया नहीं जाएगा। यानी एक लाइन में कहें तो बागी बाहर, बची सरकार और सुक्खू ही सरदार। ये इस समय हिमाचल प्रदेश की तस्वीर है। से भी, पीसीसी प्रेसिडेंट से भी, सारे विधायकों से भी अलग अलग बात करी है और एक सहमति बनी है सब में जो छोटे मोटे मतभेद थे वो दूर किए गए हैं, इन्होंने आपस में दूर कर लिए हैं। और देखिए, कांग्रेस ने भी बड़े सोच समझकर अपने पर्यवेक्षक हिमाचल प्रदेश में भेजे हैं। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भेजा है, जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने बहुत पार्टियों को तोड़ा भी है और बहुत सारे ऐसे बगावतों को कंट्रोल भी किया है। ऐसे ही उन्होंने डीके शिव कुमार को कर्नाटक से भेजा है, जिन्हें एक बहुत अच्छा राजनीतिक मैनेजर माना जाता है और उनका भी लंबा अनुभव है पार्टियों को तोड़ने का और अपनी पार्टियों को बचाने का। यानी राजनीतिक जो दांव पेच हैं उनके ये महारथी हैं और इसीलिए इन दोनों को वहां पर भेजा गया और इन दोनों ने फायर फाइटिंग की और डैमेज कंट्रोल फिलहाल के लिए कर लिया। इसलिए कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं
उन्हें अपने इन नेताओं को जरूर इनाम देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक गई हुई सरकार को आज बचा लिया है। कांग्रेस का दावा है कि उसने बातचीत से सभी मतभेदों को सुलझा लिया है, लेकिन आज मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के साथ एक खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से अपनी नाराजगी की वजह बताई और यह भी बताया कि उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सरकार से इस्तीफा क्यों दिया था। अब आप इस इंटरव्यू को देखिए। प्रतिभा जी नमस्कार, आपका आज तक पर स्वागत है, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि हिमाचल प्रदेश में जो अभी तक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था उसमें लेटेस्ट क्या है? क्या सुक्खू जी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे? अटकलें ये भी लग रही हैं कि हो सकता है आप अगली मुख्यमंत्री बन जाएं हिमाचल प्रदेश की। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी अब फैसला लेना है वो हाईकमांड ने लेना है। और आप जानते अभी हमारे राज्यसभा के चुनाव थे, जिसमें हमारी सरकार यहाँ होते हुए भी हम उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए। ये हमारे लिए बहुत ही दुख की घड़ी थी और इससे ये संकट पैदा हुआ। और आज इस संकट को सॉल्व करने के लिए हमने हाईकमांड से भी बात की। हाईकमांड सोनिया जी से, प्रियंका जी से और खड़गे जी से हमने इस बात के बारे में चर्चा की। उनको भी सारी स्थिति की जानकारी थी और उन्होंने बघेल जी को, जो पूर्व में छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर, हुड्डा जी को और अपने डीके जो महाराष्ट्र से, उनको यहाँ पर भेजा था कि आप जाओ और आप इस मसले को सॉल्व करो। तो शाम को हमारी बड़ी वार्तालाप हुई उनके साथ। हमने जाकर उनको सारी स्थिति से अवगत करवाया, उनको बताया कि क्या क्या कारण रहे जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हुई। कि कैसे भारत की अर्थव्यवस्था ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से हैरान कर दिया है। वित्त वर्ष 2023 और 24 की तीसरी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट सभी अनुमानों को पीछे छोड़कर 8.4% के स्तर पर पहुंच गया है और यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमान से भी कहीं ऊपर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अनुमान था कि तीसरी तिमाही में यानी अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% रह सकता है, लेकिन आज जब आंकड़े आए तो यह ग्रोथ रेट 8.4% चला गया और यह पिछली 2 तिमाही में भारत का सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट है। पहली तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% था, दूसरी तिमाही में 7.6% और अब तीसरी तिमाही में यह उछलकर 8.4% हो गया है। और विकास दर के मामले में भारत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाओं को काफी पीछे छोड़ दिया है। जरा एक तुलना देखिए। अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में अमेरिका का जीडीपी ग्रोथ रेट सिर्फ 3.2% दर्ज हुआ, ब्रिटेन का जीडीपी ग्रोथ रेट 0.1, कनाडा का 1%, चीन का 5.2%, जापान का 0.4% दर्ज हुआ है। लेकिन इसी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में 8.4% रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था ने अब पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब आप देखिए जापान, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश कैसे संघर्ष कर रहे हैं, 0 पर, 1 पर, आधे पर पड़े हुए हैं। अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्था भी 3.2% पर ग्रो कर रही है। भारत के मुकाबले में सिर्फ एक देश खड़ा हुआ है और वो है चीन, जहां अभी भी 5.2% की जीडीपी ग्रोथ रेट है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीडीपी ग्रोथ रेट के इन आंकड़ों को बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि हमारा देश विकसित भारत की राह पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। अब विपक्ष के जो लोग हैं, हो सकता है कि उन्हें ये आंकड़े आज पसंद ना आए, हो सकता है वो बड़े निराश हो जाएं, क्योंकि कुछ समय पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का वो बयान आज आप याद कीजिए, जब उन्होंने दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ बातचीत में कहा था कि अगर अगले साल भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 5% भी रहता है तो भारत बड़ा भाग्यशाली होगा। आज की एक दिलचस्प खबर दिखाते हैं, जहां बिल गेट्स ने एक चाय वाले के साथ अपना एक नया वीडियो बनाया है। बिल गेट्स दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं,
लेकिन उन्होंने चाय पीने के लिए डॉली चाय वाले को चुना, जो चाय वाले तो हैं ही, साथ ही एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। और इसलिए अब इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भारत की चाय और भारत के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स दुनिया में इतने वायरल हो गए हैं कि अब बिल गेट्स जैसे लोग भी भारत आकर उनके साथ रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। मैं सिर्फ गया था अपने इवेंट के लिए, काम के लिए गया था, चाय के लिए। मेरा एक वीडियो था वहाँ पे, जो मेरे को बुलाए थे वहाँ पे। मेरे को ये भी नहीं पता था कि फॉरेन कंट्री के कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ पे। मेरे को बिल्कुल ही नहीं पता था कि जो मेरे को मिले वो इतने बड़े आदमी है करके। मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं था। अगले दिन पता चला मेरे को ये पूरा। तो देखिए, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी के मालिक हैं, दुनिया के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं